Hi guys, this is Vikram and today I will start present continuous tense. Present continuous tense क्या होता है तो हम समझेंगे इसे विथ हिंदी विथ इंग्लिश, जिससे कि आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, अर्थात कोई भी क्रिया चल रही है तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान की जाती है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के तहत। तो पहले हम समझते हैं कि इसकी जो हिंदी में पहचान होती है वो क्या होती है, कि हिंदी में आप किस तरह से पहचानोगे कि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो जब भी वाक्य के अंत में क्या है आपका, रहा है, रही है, रहे हैं, अर्थात कोई भी कार्य क्रिया जो वर्तमान में चल रही है और समय का जिक्र ना हो, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किससे की जाती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के तहत की जाती है। तो याद रखें कि जब भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय का जिक्र ना हो, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के तहत की जाती है, अर्थात कोई भी कार्य क्रिया जो वर्तमान में चल रही है। अब समझते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और इज एम आर के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करेंगे तो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम MP4 भी कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखें कि जब भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है तो इज एम आर के तुरंत बाद हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात MP4 का यूज़ करना है। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो इज एम आर के तुरंत बाद MP फर्स्ट प्लस आईएनजी या MP4 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो समझे कि इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के तहत की जाती है। और हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, वाक्य के अंत में आता है था समय का जिक्र नहीं होता है। तो याद रखें इस चीज़ को। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट इज एम आर और MP फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि यदि सेंटेंस में एक क्रिया हो तो उस सेंटेंस की मुख्य क्रिया कहलाती है, और यदि दो क्रिया हो तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वाली मेन वर्ब, और जब सेंटेंस में तीन क्रियाएं हो तो पहली दो हेल्पिंग वर्ब, तीसरी वाली मेन वर्ब, और जब चार क्रियाएं हो तो पहली तीन हेल्पिंग वर्ब एंड फोर्थ वन मेन वर्ब कहलाती है। तो यहाँ देखें, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है। तो दो क्रिया होने के कारण ये आपकी बन जाती है हेल्पिंग वर्ब। क्या बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी बन जाती है मेन वर्ब। क्या आपकी मेन वर्ब। हिंदी में हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया एंड मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया। क्लियर। तो अब आपको याद रखना है कि जो मैं थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस थ्योरी को याद रखें, जिससे कि ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आपको इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस थ्योरी को याद रखें, जिससे कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा। तो आपको पता है कि कोई सा भी सेंटेंस फ्रेम करो, आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, आपको केवल ये चेंजेस करना है। तो याद रखें इस चीज़ को, इस थ्योरी से, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नियम के अनुसार इज एम आर के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करता है तो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के तहत की जाती है। दोबारा समझे इसे, कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नियम के अनुसार इज एम आर के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के तहत की जाती है। तो आप इस थ्योरी को नोट डाउन करें और बार बार इससे 25 से 30 बार रिवाइज करें। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया आपका फॉर्मूला। और याद रखना है कि जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो, या फिर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा, तो उसके साथ क्या यूज़ करें, आप इज़ यूज़ करें, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज़ यूज़ करना है, आई के साथ आपको एम यूज़ करना है, वह वी, यू, दे, व प्लूरल नाउन के साथ आपको आर का यूज़ करना है। तो याद रखें, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ यूज़ करें, आई है तब एम यूज़ करें, और वी, यू, दे व प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज़ करना है, आपको आर यूज़ करना है।
तो यहाँ तक आपको क्लियर है, आप इसे नोट डाउन कर ले चाहें तो। अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव वाक्य में किस प्रकार से हम सेंटेंस को एक लैंग्वेज की तरह फ्रेम कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विथ मोशन और विदाउट मोशन पढ़ा था, उसी प्रकार हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी पढ़ेंगे। और यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर्स देखें, जिससे कि ये जो आगे वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये आपको क्लियर हो जाए। तो अब हम जानते हैं कि कैसे हम पॉजिटिव वाक्य को स्ट्रेस लगा के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो याद रखें, यहाँ पर आप सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस पॉजिटिव व इंट्रोगेटिव वाक्यों में लगा सकते हैं। नेगेटिव व इंट्रोनेगेटिव वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। तो हम समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स विथ रूल्स। तो हम रूल्स भी जानेंगे और साथ साथ में एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट पॉजिटिव। जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंटरोनेगेटिव। केवल 4 सेंटेंस सीख लेने से आप एक लैंग्वेज को परफेक्टली नहीं सीख पाएंगे। दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू 8 sentences, then you are able to understand clearly that present continuous tense. So यहाँ पर ध्यान दें, ये पॉजिटिव का फर्स्ट रूल क्या बनता है। फर्स्ट रूल जैसे कि आपने पहले पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और इज एम आर के बाद क्या यूज़ करेंगे आप, एम वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या यूज़ करेंगे आप, क्लियर। तो इज एम आर यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी क्या बन जाएगी मेन वर्ब। और साथ ही साथ हम एक एग्जाम्पल लेके भी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपको क्लियर होता रहे। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, राकेश क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ ध्यान दें सेंटेंस के ऊपर कि राकेश क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ ध्यान दें, राकेश जो आपने नाम लिया ये क्या यहाँ पर सिंगुलर है, और राकेश नाम सिंगुलर होने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, इज यूज़ किया। और इसके तुरंत बाद खेल रहा है, खेलने को क्या बोलते हैं प्ले। और इज एम आर के बाद आपको पता है कि अगर कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म। तो प्ले में क्या ऐड करेंगे यहाँ पर आईएनजी। तो राकेश इज प्लेइंग क्या, क्रिकेट। राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट। राकेश यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, इज यहाँ पर क्या है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड क्रिकेट यहाँ पर क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो याद रखें कि जब भी आपको सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करना हो, राकेश क्रिकेट खेल रहा है, राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट, सुमन गाना गा रही है, सुमन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह मूवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग ए मूवी। तो इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। तो पहचान आपने देखी, रहा है वाक्य के अंत में आया, और राकेश यहाँ पर क्या सिंगुलर है और इसमें समय का जिक्र नहीं हुआ है। अब याद रखें कि जब भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालते हुए अर्थात एम्फेसाइज करते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेस लगा सकते हैं। वो देखें आप किस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि राकेश क्रिकेट खेल रहा है, तब मेरे फ्रेंड ने बोला राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सुरेश क्रिकेट खेल रहा है। और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि मैंने राकेश को क्रिकेट खेलते हुए देखा, अर्थात मुझे अपनी बात साबित करनी है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, राकेश ही क्रिकेट खेल रहा है। क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव का सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखें यहाँ पर पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप यूज़ करेंगे यहाँ पर ओनली शब्द से क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रेस। क्लियर। उसके बाद यूज़ करेंगे आप इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद आप यूज़ करेंगे एम वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, एंड उसके बाद यूज़ करेंगे आप ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ओनली क्यों यूज़ किया है, तो समझे इस एग्जाम्पल के थ्रू, राकेश ही क्रिकेट खेल रहा है। क्या बनेगा सेंटेंस, राकेश ओनली इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस की जरूरत क्यों हुई, दोबारा समझे। मैंने फ्रेंड को कहा कि राकेश क्रिकेट खेल रहा है,
फ्रेंड ने कहा राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा, सुरेश क्रिकेट खेल रहा है, अर्थात राकेश का नाम को रिमूव करके उसने सुरेश का यूज़ किया है और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि राकेश ही क्रिकेट खेल रहा है। तो हमने सेंटेंस क्या बनाया, राकेश ओनली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो याद रखें, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज में जब भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर अर्थात अपनी कही गई बात पर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप ओनली शब्द से क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेस लगा सकते हैं। अब हम समझते हैं पॉजिटिव का रूल नंबर 3 में कि कैसे जब हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर अब पॉजिटिव का रूल नंबर 3, पॉजिटिव का रूल नंबर 3 में हम ओनली का स्ट्रेस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे। वो ज़रूरत क्यों होती है, तो पहले यहाँ पर आप फॉर्मूला समझें, उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 3। पॉजिटिव का ही है आपका रूल नंबर 3। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एम वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या यूज़ किया आपने, ओनली शब्द से यहाँ पर स्ट्रेस यूज़ किया है, जिसे हम एम्फेसाइज भी कह सकते हैं, अर्थात एम्फेसाइज करना। तो सब्जेक्ट ये इज हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, ये ओनली यहाँ पर स्ट्रेस। तो ज़रूरत क्यों होती है, तो पहले यहाँ पर एग्जाम्पल समझे, राकेश क्रिकेट ही खेल रहा है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या था, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था क्रिकेट। क्या था इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट ओनली। तो ध्यान दें, मैंने कहा कि फ्रेंड को कि राकेश क्रिकेट खेल रहा है, फ्रेंड ने बोला राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राकेश फुटबॉल खेल रहा है, और उसने मेरी बात को झुटला दिया। मैंने कहा क्रिकेट खेल रहा है और वो कह रहा है कि क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेल रहा है, और मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा था, क्रिकेट खेल रहा है वो, तो मुझे अपनी बात साबित करनी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राकेश क्रिकेट ही खेल रहा है। तो सेंटेंस में स्ट्रेस क्या लगेगा, राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट ओनली। तो यहाँ पर ओनली क्या है, स्ट्रेस है, क्रिकेट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग यहाँ पर क्या है, एम वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड राकेश क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो आप याद रखें कि हर एक सेंटेंस को लिखते वक्त आप साथ ही साथ उसके सब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके मेन वर्ब को पहचान के लिखें, जिससे कि क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आपका जो सेंटेंस का फ्रेमिंग करना हो, सेंटेंस में शब्दों को पहचानना, वो आपका ईजी हो जाएगा यदि आप इस सेंटेंस में अगर हर एक वर्ड को आप समझेंगे अच्छे से। तो अब एक बार इन तीनों सेंटेंस को, पॉजिटिव के तीनों सेंटेंस को रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से समझे, यहाँ पर राकेश क्रिकेट खेल रहा है, राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट, राकेश ही क्रिकेट खेल रहा है, राकेश ओनली इज प्लेइंग क्रिकेट, राकेश क्रिकेट ही खेल रहा है, राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट ओनली। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव के 3 सेंटेंस फ्रेम किए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव के सेंटेंस की, कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते वक्त सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ ध्यान से समझे, और बात वो की वही है कि लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने जाना था कि टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको जब भी नोट यूज़ करना है वो कौन से नंबर पे यूज़ करेंगे, 3rd नंबर पे। तो यहाँ पर भी आपको नोट को कौन से नंबर पे यूज़ करना है, 3rd नंबर पे यूज़ करना है। तो पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। 3 सेंटेंस पॉजिटिव हो गए। नंबर 4, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नेगेटिव होने के कारण नोट लगाएंगे 3rd नंबर पे, प्लस एम वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये हो गया आपका नेगेटिव का फॉर्मूला, इसे याद रखें। ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है नोट, एम वी फर्स्ट आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या आपका, राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है। देखिए वाक्य के अंदर में क्या है, उसके आपने रहा है और नेगेटिव वर्ड भी यूज हुआ है। राकेश यहाँ पर क्या सिंगुलर है और समय का जिक्र नहीं हुआ है। तो टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, राकेश सिंगुलर है तो क्या है इसकी आपने इज, फिर नॉट यहाँ पर 3rd नंबर पे, राकेश इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं। दोबारा समझे, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट, एम वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट,
सेंटेंस राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राकेश इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राकेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी नोट यूज़ किया, प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्रिकेट यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और नेगेटिव वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की सेंटेंस की, और याद रखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आवश्यकता अनुसार ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, अर्थात जब भी आपको प्रश्न करने की जरूरत हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों से, तब हमेशा इज एम आर से प्रश्न किए जाते हैं। तो याद रखें यहाँ पर यह आपका रूल नंबर 5, जब भी आपको प्रश्न करना हो तब इज एम या आर से करें, और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज़ करें, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज़ करें, सब्जेक्ट जब आई है तब यहाँ पर आप एम का यूज़ करें। उसके बाद क्या यूज़ करें आप, एम वी फर्स्ट प्लस आईएनजी अर्थात मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, सेंटेंस समझे यहाँ पर, क्या राकेश क्रिकेट खेल रहा है। और याद रखें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। तो क्या राकेश क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या राकेश यहाँ पर क्या सिंगुलर है, आपको पता है राकेश जो आपने वर्ड यूज़ किया ये क्या आपका सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इज राकेश, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या आपकी प्लेइंग, इज राकेश प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या आपका क्रिकेट। तो इस तरह से हमने जाना कि जब भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से अगर प्रश्न करना हो तो हमेशा इज एम आर से करते हैं। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज़ करें, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज़ करें, और आई है तो क्या यूज़ करेंगे, एम से आप प्रश्न करेंगे। अब हम जानते हैं कि जब भी प्रश्नवाचक वाक्यों के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की जरूरत पड़े, तब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या कर सकते हैं, ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो अब हम जानते हैं रूल नंबर 6 विद एग्जाम्पल। तो आप जानेंगे उस रूल में कि कैसे हम सब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रश्न कर सकते हैं। तो रूल नंबर 6 क्या यूज़ करेंगे हम, क्वेश्चन किससे करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ओनली प्लस एम वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो जो आपने ओनली यूज़ किया ये क्या आपका स्ट्रेस है यहाँ पर। अब देखें इसका एग्जाम्पल देखें पहले, फिर बाद में बात करते हैं कि क्यों ज़रूरत होती है इसकी। तो क्या राकेश ही क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्या राकेश ही क्रिकेट खेल रहा है, इज राकेश ओनली प्लेइंग क्रिकेट, क्या राकेश ही क्रिकेट खेल रहा है। जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्यों के सब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की जरूरत पड़े, तब आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाते हुए प्रश्न कर सकते हैं। इस एग्जांपल है यहाँ पर, क्या राकेश ही क्रिकेट खेल रहा है, इज राकेश ओनली प्लेइंग क्रिकेट। इज यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, राकेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, ओनली स्ट्रेस है, प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, क्रिकेट यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी समझेंगे। रूल नंबर 7 क्या है कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तब आप ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो पहले यहाँ पर एग्जाम्पल समझें और साथ ही साथ पहले रूल भी समझें। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओनली एंड क्वेश्चन मार्क। तो याद रखें कि जब भी आपको ओनली शब्द का स्ट्रेस यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझें यहाँ पर, क्या राकेश क्रिकेट ही खेल रहा है, क्या राकेश क्रिकेट ही खेल रहा है। सेंटेंस क्या बनेगा, इज राकेश प्लेइंग। देखें यहाँ पर इज यूज किया, राकेश नाम सिंगुलर है,
प्लेइंग यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इज राकेश प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्रिकेट के तुरंत बाद हिंदी में आपने यहाँ पर स्ट्रेस लगाया, तो आपको इंग्लिश में भी क्रिकेट के बाद ही ओनली शब्द का क्या लगाना है, स्ट्रेस लगाना है, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ आपका, क्या राकेश क्रिकेट ही खेल रहा है, इज राकेश प्लेइंग क्रिकेट ओनली। तो जो अभी इंटरोगेटिव में सेंटेंस फ्रेम किए उसे मैं वापस रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से सुने इसे आप। क्या राकेश क्रिकेट खेल रहा है, इज राकेश प्लेइंग क्रिकेट। क्या राकेश ही क्रिकेट खेल रहा है, इज राकेश ओनली प्लेइंग क्रिकेट। क्या राकेश क्रिकेट ही खेल रहा है, इज राकेश प्लेइंग क्रिकेट ओनली। तो ये हुई बात हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं इंटरोनेगेटिव। किसकी बात करते हैं, इंटरोनेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। जब भी हमें प्रश्न करना हो और नकारात्मक वाक्य हो तो उस प्रकार के वाक्य को कैसे फ्रेम करते हैं, तो जानते हैं हम और समझते हैं कि इंटरोनेगेटिव का मतलब क्या होता है। इंटरोनेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या आपका, इंटरोनेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। रूल क्या होगा इसका, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और नॉट कौन से नंबर पे यूज़ करेंगे हम, थर्ड नंबर पे, प्लस एम वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, तो इसका एग्जांपल देखें। क्या राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्या राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सेंटेंस क्या बनेगा, इज राकेश नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इज राकेश नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो जब भी इंटरोगेटिव वाक्यों को बोलने की ज़रूरत पड़े या क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़े तब आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज राकेश नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नॉट कौन से नंबर पर आएगा आपका, थर्ड नंबर पे। फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखें, इज एम आर से आप क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट यूज़ करें, फिर एम वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को 8 टाइप से फ्रेम किया है, तब जाके हम एक लैंग्वेज को ब्रीफली सीख पाएंगे। तो जो भी सेंटेंस अभी हमने फ्रेम किए वो 8 ही सेंटेंस मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ यहाँ पर, आप उसे ध्यान से समझें और इसी तरीके से आपको भी घर पे इसको रिवाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से, आप समझें और सुने ध्यान से। राकेश क्रिकेट खेल रहा है, राकेश इज़ प्लेइंग क्रिकेट। राकेश ही क्रिकेट खेल रहा है, राकेश ओनली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। राकेश क्रिकेट ही खेल रहा है, राकेश इज़ प्लेइंग क्रिकेट ओनली। राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राकेश इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या राकेश क्रिकेट खेल रहा है, इज़ राकेश प्लेइंग क्रिकेट। क्या राकेश ही क्रिकेट खेल रहा है, इज़ राकेश ओनली प्लेइंग क्रिकेट। क्या राकेश क्रिकेट ही खेल रहा है, इज़ राकेश प्लेइंग क्रिकेट ओनली। क्या राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज़ राकेश नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों को 8 तरीके से फ्रेम करके एक लैंग्वेज के पार्ट को समझ सकते हैं, जिससे कि आपकी जो लैंग्वेज है वो परफेक्ट हो जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप एग्जांपल देखें और प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ आपको और एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपका जो स्पोकन है वो एकदम बेटर हो जाएगा। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको केवल रूल समझा सकता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल समझा सकता हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे कि आप उसे किस तरीके से स्पोकन में यूज़ करें। तो यहाँ पर समझे एक और एग्जाम्पल जो कि आपके लिए होमवर्क में रहेगा। मैं आपको केवल यहाँ पर समझाऊंगा, आपको उसे घर पर रिटर्न करना है और साथ ही साथ बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। रीज़न बिहाइंड इट, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से ही बोलना आता है। इफ़ यू speak English, definitely you are able to understand English and you are able to speak English. So आपको इंग्लिश को स्पीक भी करना है। आप जब तक स्पीक नहीं करेंगे तब तक आप एक लैंग्वेज के पार्ट को समझ नहीं पाएंगे और नहीं बोल पाएंगे। तो ट्राई करें, आप थोड़ा स्पोकन को बोलना स्टार्ट करें, जिससे कि आपका स्पोकन बेटर हो सके। तो एग्जाम्पल है नेक्स्ट आपका नंबर 2 एग्जाम्पल है, ये बात कर रहे हैं पॉजिटिव के पार्ट की। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, वह गाना गा रही है। ये सेंटेंस है आपके होमवर्क के लिए। किसके लिए? होमवर्क के लिए। मैं समझाऊंगा आपको और आपको इस सेंटेंस के 8 सेंटेंस फ्रेम करने हैं घर पे। तो यहाँ पर समझे ध्यान से, वह गाना गा रही है। गा रही है मतलब जेंडर क्लियर यहाँ पर क्या है, फेमिनिन जेंडर है अर्थात स्त्रीलिंग। तो क्या यूज़ करेंगे,
सी, और पता है हमें ही सी इट सिंगल नाउन के साथ क्या यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं। सी इज़ गा रही, गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, और सिंग में क्या ऐड करेंगे, ING। तो सी इज़ सिंगिंग, क्या गाना, एक गाने की बात हो रही, सी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है, सी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सी यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग यहाँ पर क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ए सॉन्ग यहाँ पर क्या आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में आप ओनली शब्द का स्ट्रेस पॉजिटिव व इंट्रोगेटिव वाक्यों में लगा सकते हो। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होंगे आप ध्यान से समझे इसे और सुने ध्यान से। वह गाना गा रही है, सी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। पॉजिटिव का सेकंड सेंटेंस क्या होगा, वह ही गाना गा रही है, सी ओनली इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। पॉजिटिव का थर्ड सेंटेंस क्या होगा, वह गाना ही गा रही है, सी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग ओनली। नेगेटिव क्या होगा देखें, वह गाना नहीं गा रही है, सी इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वह गाना गा रही है, ये इंटरोगेटिव का पार्ट है। जब भी आपको प्रश्न करना पड़े क्या वह गाना गा रही है, इज़ सी सिंगिंग ए सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। जब भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर प्रश्न करते हुए स्ट्रेस लगाना हो तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, क्या वह ही गाना गा रही है, इज़ सी ओनली सिंगिंग ए सॉन्ग। और फिर आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर ओनली का स्ट्रेस लगाना हो, सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा देखें, क्या वह गाना ही गा रही है, इज़ सी सिंगिंग ए सॉन्ग ओनली। और इंटरनेगेटिव सेंटेंस लास्ट, क्या वह गाना नहीं गा रही है, इज़ सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये सेंटेंस आपका होमवर्क में रहेगा, आपको इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। और आपको भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव यू रिप्लाई। तो अब बात करते हैं थर्ड सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव का ही पार्ट है, पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस। एग्जाम्पल है, वे गांव जा रहे हैं, वे गांव जा रहे हैं। तो वे के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, दे। और आपको पता है दे यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आर यूज़ करेंगे। दे आर गोइंग टू विलेज, दे आर गोइंग टू विलेज। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING टू विलेज यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो समझे ध्यान से कि इस सेंटेंस के भी आप 8 सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। तो फास्ट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझे यहाँ से। वे गांव जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू विलेज। वे ही गांव जा रहे हैं, दे ओनली आर गोइंग टू विलेज। वे गांव ही जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू विलेज ओनली। वे गांव नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू विलेज। क्या वे गांव जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू विलेज। क्या वे ही गांव जा रहे हैं, आर दे ओनली गोइंग टू विलेज। क्या वे गांव ही जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू विलेज ओनली। क्या वे गांव नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू विलेज। तो इस सेंटेंस को भी आपको फ्रेम करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन प्लीज़ कमेंट, आई विल गिव यू रिप्लाई डेफिनेटली। सो बात करते हैं एक और एग्जाम्पल, इसको भी आपको फ्रेम करना है। देखें यहाँ पर पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस, मैं खाना खा रहा हूँ। देखें यहाँ पर वाक्य के अंदर में क्या यूज़ कर रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से पहचान हुई। मैं के लिए क्या यूज़ करेंगे, आई, और आई के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, एम। आई एम ईटिंग, या फिर टेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम ईटिंग। और हायर लेवल इंग्लिश में हैविंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। सेंटेंस क्या हुआ, आई एम ईटिंग फूड। स्ट्रेस लगाना होगा कैसे, मैंने कहा मैं ही खाना खा रहा हूँ, आई ओनली एम ईटिंग फूड। मैं खाना ही खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड ओनली। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड। क्या मैं ही खाना खा रहा हूँ, एम आई ओनली ईटिंग फूड। क्या मैं खाना ही खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड ओनली। क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग फूड। तो आपको सेंटेंस को प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, साथ में हिंदी को भी लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली आप एक इंग्लिश को परफेक्ट तरीके से सीखेंगे। और जो आपके लैंग्वेज होगी वो आपके लैंग्वेज ग्रामेटिकल राइट होगी, और आप हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो वहाँ पर आपने क्यों यूज़ की है। तो ट्राई करें, आप शब्दों को अच्छे से ब्रीफली सीखने की कोशिश करें। जितना आप ब्रीफली सीखेंगे उतना ही आपके लिए लैंग्वेज का पार्ट बहुत ईजी होता जाएगा।
टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये टाइम आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाएगा। तो ट्राई करें, अभी आपके पास समय है, आपके पास बहुत सारा समय है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से ब्रीफली सीख सकते हैं और समय दे सकते हैं। तो ट्राई करें इन चीज़ों को। और ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अभी भी अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।